डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली अभी हॉस्पिटल लाके एनआईसीयू में एडमिट करिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखा ना, तो पूरे उसके नाक में पाइप्स थे, उसके मुंह में पाइप था, उसके हाथों में। जो आपका सबसे बड़ा डर होता है ना पूरे प्रेगनेंसी में, कि आपका बच्चा सेफ रहे। आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है, आप हर दर्द सहने के लिए तैयार होते हो। बट उस पॉइंट पे मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं, मुझे यही नहीं पता था। माँ बनने का एहसास बहुत ही ज़्यादा खास होता है, बट मेरे लिए यही एहसास बिल्कुल किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मेरी लाइफ का एक बहुत बुरा सपना, जो कि डेफिनिटली एक बहुत पॉजिटिव आउटकम के साथ आया। बट माँ बनने का जो मेरा सपना था, वो इतना डिफ़िकल्टी से पूरा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका घोष। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे चैनल का नाम है प्रियंका घोष। आई एम ऑल्सो अ मदर एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। तो बात है कुछ 2020 की, जब कोविड आया। अब मुझे हमेशा से दिमाग में ये था मेरी शादी से पहले से, कि यार 26 में मेरी शादी हो जानी चाहिए, 28 पे मेरा बच्चा हो जाना चाहिए, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ हैड दिस इन माइंड कि मुझे हाइपोथायरायडिज़्म है। हाइपोथायरायडिज़्म के साथ मुझे पीसीओएस भी है। तो डॉक्टर ने मेरे लिए टाइमलाइन सेट कर दी थी कि अगर आपको बेबी चाहिए तो 28 पे कर लेना। मुझे लगा कि चलो, मेरी एज भी कम है, मैं फिट भी हूँ, हो जाना चाहिए ईज़िली। So the first time we tried in June, I got pregnant, but it was a chemical pregnancy. बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाता है जब आप सोच रहे होते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, एंड देन एट द एंड इट जस्ट गेट्स स्पॉइल्ड, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बहुत दुख में थी, बहुत डिप्रेस थी, बहुत ट्रॉमाटाइज थी। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे को काफ़ी हिम्मत बंधाई कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम लोग ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेट्स ट्राई। हमने फिर से जुलाई में ट्राई किया, बट नथिंग हैपेंड। इन अगस्त फाइनली व्हेन आई गेव द थॉट कि भैया अब होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना मुझे, इज द टाइम व्हेन आई कंसीव्ड। 9 अगस्त के एंड आते आते आई रियलाइज्ड कि मेरी बॉडी में कुछ तो अलग चल रहा है। एंड बाय सितंबर 4 मैंने अपना टेस्ट लिया, यूरिन टेस्ट, घर पे। इस बार 2 पॉजिटिव लाइंस आ गई यूरिन टेस्ट में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो, पॉजिटिव लाइंस आई हैं। बट मेरे हस्बैंड ने बोला ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक्सपेक्ट करो एंड देन उसके बाद फिर पिछली बार के जैसा कुछ हो जाए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे ना, हम ज़्यादा होप करेंगे। चलो हम दोबारा टेस्ट करते हैं एंड लेट्स गो टू द डॉक्टर। तो हम लोग दोबारा टेस्ट किए, तिबारा टेस्ट किया। आई लिटरली हैव एक 10 टेस्ट किट का पैकेट जिसमें सारे टेस्ट मैंने रखे हुए थे, एंड सबके सब पॉजिटिव आए। फिर भी मैंने ज़्यादा होप्स नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता था मुझे मेरी किस्मत में ना कभी भी कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं मिलती है। हर चीज़ के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। देन वी वेंट टू द डॉक्टर और डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मुझे सजेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में हमें एक शॉकिंग चीज़ पता चली, ये कि मेरे दोनों ओवरीज़ में सिस्ट तो थे ही, बट जिस ओवरी से मेरे एग रिलीज़ हुआ था और जिससे मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, उसमें काफ़ी बड़े-बड़े हेमोरेजिक सिस्ट्स हैं। ना उस टाइम पे तो डॉक्टर ने बोला योर फॉल्टी ओवरी हैज़ गिवन यू दिस एग, जिससे आपने कंसीव किया है। मैंने बोला चलो ठीक है, कंसीव कर लिया ना, फॉल्टी ओवरी है जो भी, एक बार मेरा कंसीव हो गया, दैट्स इट, आई जस्ट वांट अ वन बेबी एंड डन। उसके बाद द थिंग्स स्टार्टेड गोइंग गुड, आई गॉट प्रेग्नेंट, सब मेरा ध्यान रखने लगे एक राजकुमारी की तरह, एंड आई वाज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम पे मल्टीपल टाइम्स मेरे पे ये थॉट आया मेरे दिमाग में, आई वोंट लाई, कि क्या मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, क्या मैं ये झेल पाऊँगी? बट देन आई डिसाइडेड कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं, हिम्मत रखते हैं। हस्बैंड ने बहुत हिम्मत बँधाई, मम्मी ने बहुत हिम्मत दी, एंड समहाउ हमारा वो टाइम थोड़ा निकल गया। आई कंप्लीटेड 3 मंथ्स, स्कैन्स में सब सही आ रहा था और ब्लड टेस्ट भी सही-सही चल रहे थे। आई वाज़ हैप्पी कि चलो अब सब ठीक है। अराउंड आई फेल्ट कि मतलब पूरे के पूरे 3 महीने बाद मैंने कुछ खाया था, अदरवाइज़ तो मैं जो खा रही थी, सब कुछ मेरी वॉमिटिंग में निकल जा रहा था और वेट लॉस भी काफ़ी ट्रिमेंडस हो रहा था। 4th मंथ से चीज़ें थोड़ी सेटल होनी स्टार्ट करी। बट देन व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज़ इज़ कि लाइफ में आगे मेरे कितनी मुश्किलें आने वाली है, एंड दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो मेरे प्रॉब्लम्स के नीचे एकदम दबी हुई है ना चीज़ें, वो अब बाहर आने वाली हैं। 4th मंथ क्रॉस हुआ हैपीली, एंड अराउंड 5th मंथ बहुत चक्कर आने लग गए, सर घूमने लगा, ऐसे लगा कि बेहोश हो जाऊँगी। सर में एकदम ज़ोर की पेन, बहुत ज़ोर की पेन, बहुत कमज़ोरी, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट माय ब्लड टेस्ट डन और मुझे पता चला कि मेरा हेमोग्लोबिन 8 हो चुका है और मेरा आयरन लेवल सुपर डुपर लो है। मैं आयरन की मेडिकेशंस रेगुलर खा रही थी,
बट मेरी लास्ट डॉक्टर की गलती के वजह से हम लोगों ने इसको पहले से डिटेक्ट ब्लड टेस्ट में होने के बाद भी मेरी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि आपको सीवियर आयरन डेफिशिएंसी है और आपको इसके लिए स्पेशल टेक केयर करने की ज़रूरत है। मैं तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे तो नहीं पता था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। अनीमिया की प्रॉब्लम मुझे हमेशा से रही है। बट दिस वाज़ द टाइम आई चेंज्ड माय डॉक्टर। मैं इस टाइम पे अपने मायके में थी। सडनली मैं हॉस्पिटल में गई, इमरजेंसी के बेड पे पहुँच गई एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी आईवी आपको लगानी पड़ेगी। इट स्टार्टेड एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल इंजेक्शन था सो फार। मुझे नहीं पता था इसके बाद और भी पेन आना है, बट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन था, बहुत पेन हुआ मुझे। मेरे वो 2 से 3 घंटे जो मुझे 2 आईवीज़ चढ़ी आयरन की, वर द मोस्ट पेनफुल। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, जिसको भी ये हुआ होगा दे वुड अंडरस्टैंड कि कितना पेनफुल होता है। बट स्टिल बच्चे के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है, माँ कुछ भी सह लेती है। यही सोचकर मैंने बस भगवान का नाम लिया एंड सोचा कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। फ़रवरी से मुझे बहुत खाँसी होने लग गई, बहुत खाँसी, इतनी खाँसी जो नॉन स्टॉप खाँसते ही जाओ, खाँसते ही जाओ। और अराउंड 1 महीने मेरा ट्रीटमेंट चल चुका था, एक्चुअली जनवरी से ही। फ़रवरी में मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट चल के हम थक चुके थे। आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी में आप कोई भी ऐसे सीवियर एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, कोई भी मेडिसिन आप खुद से नहीं ले सकते। जो भी आपकी डॉक्टर एडवाइस करेगी, आप बस वही ले सकते हैं। और मुझे एक सिंपल सा कफ सिरप दिया था जो कि मतलब हनी बेस्ड था, तो जिससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। बहुत तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था बिकॉज़ जब आपका टमी ग्रो करता है, जब आपका बच्चा आपके पेट में ग्रो करता है, ऑलरेडी आप यूरिन नहीं होल्ड कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एंड उस पॉइंट पे मैं 24 घंटे में से आई थिंक 22 घंटे खाँस ही रही थी कॉन्स्टेंटली और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाऊँगी। अब बात ये भी है कि ये जो दौरान था, ये जो समय था, ये वो समय था जब कोविड अपने पीक पे था। किसी भी डॉक्टर के पास जाना अपने आप में एक एडेड रिस्क था। हम किसी तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर पहुँच गए पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। वहाँ उन्होंने मेरे को चेक किया और उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल खाँसी नहीं है, दिस इज़ अस्थमा। एंड आई वाज़ लाइक, अभी प्रेगनेंसी में ये कैसे हो गया? मेरे को तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कि अभी हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, बस आपको इन्हेलर दे सकते हैं और आपको थोड़ा-सा कुछ-कुछ सजेशंस दे सकते हैं जिससे आप बेटर फ़ील करो। फाइनली मुझे पता चला कि अपने प्रेगनेंसी के अराउंड 6-7th मंथ के अराउंड मैं अस्थमा से ग्रसित हूँ और मेरे को अब इसके साथ भी जीना पड़ेगा। पर ठीक है, बेबी ठीक से ग्रो कर रही थी, तो सब कुछ सही था। उसके बाद मेरी लाइफ़ का सबसे टर्निंग पॉइंट आया। वो पॉइंट जहाँ पे मुझे ये लगा कि अब शायद बस इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। मेरा 28th वीक का स्कैन हुआ था और सब कुछ तब तक सही चल रहा था। डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट देन सडनली मेरे दोनों पाम्स में और पैरों के फुट में बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई। ऐसी खुजली जिसमें आपको ऐसा मन करेगा कि आप अपनी चमड़ी उधेड़ दो, आप अपनी चमड़ी निकाल लो। पूरे टाइम मैं सिर्फ स्क्रैच कर रही थी खुद को और मुझे हमेशा से एक आदत है, पता नहीं अच्छी या बुरी, मैं गूगल बहुत करती हूँ। तो मैंने फटाफट से गूगल किया कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है। तब मुझे गूगल ने बोला कि ये IHCP हो सकता है, इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, व्हिच इज़ अ हाई रिस्क डिज़ीज़ जो आपके प्रेगनेंसी को बहुत हाई रिस्क बना देता है। और इस पॉइंट पे मैं बहुत डर गई। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अब शायद डॉक्टर से ऐसे ही कुछ सुनने को मिलेगा। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास पहुँचे एंड डॉक्टर ने मुझे फटाफट से ब्लड टेस्ट करने के लिए बोल दिया। मैंने ब्लड टेस्ट कराया और जब हम अगले दिन अपने टेस्ट के रिपोर्ट्स लेके पहुँचे, बाय द टाइम मेरे को पता था, ये एक लिवर रिलेटेड डिज़ीज़ है जिसमें आपका बाइल बहुत बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से बेबी को जो ब्लड सप्लाई होता है मदर के तरफ से, वो ब्लॉकेज हो जाती है, अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होता, बेबी को फूड नहीं मिलता, बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। एंड जब मेरे को डॉक्टर ने बैठाया, उन्होंने बोला तुम बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने बोला बताइए डॉक्टर। उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रियंका, अब तक तुम्हारी प्रेगनेंसी एक बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, बट इस पॉइंट से तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुकी है।
मैं बिल्कुल शॉक में चली गई 2 मिनट के लिए कि क्या बोल रही हैं डॉक्टर, क्या हो रहा है? एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को ये समझाया कि ये बेबी के लिए बहुत फेटल होता है। अगर हमने अभी सही मेजर्स नहीं लिए तो बच्चे की जान भी जा सकती है पेट में और ऐसा भी हो सकता है कि बेबी ना रहे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी जब आप अपनी प्रेगनेंसी में 6-7 महीने निकाल चुके होते हो, इनफैक्ट पहले दिन से, जो आपका सबसे बड़ा डर होता है ना पूरे प्रेगनेंसी में कि आपका बच्चा सेफ रहे। आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है। आप हर दर्द सहने के लिए तैयार होते हो। बट उस पॉइंट पे मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं, मुझे यही नहीं पता था। सडनली डॉक्टर्स ने ये बोला और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब बस हमें बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है। हर दिन तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा, हर दिन। क्या आप सोच सकते हैं? हम अगर हफ्ते में भी एक बार ब्लड टेस्ट करा लें तो बहुत पेनफुल चीज़ होती है। बट मेरा ब्लड टेस्ट हर दिन होना स्टार्ट हो गया। हर दिन मेरे लिवर फंक्शन टेस्ट होते थे और हर दूसरे दिन मेरे बाइल का मेजर लिया जाता था कि कितना है। एक मेडिकेशन दी गई जो डॉक्टर ने बोला 3 टाइम खानी है, मिस नहीं करना है, अगर तुम मिस करोगी तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैंने दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करी, कांस्टेंट हर वीक मेरे अल्ट्रासाउंड्स होने लग गए, सब कुछ सही चल रहा था तो 32-33 वीक्स के अराउंड मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्रियंका हमें तुम्हें अब देने पड़ेंगे स्टीरॉयड के इंजेक्शंस क्योंकि तुम्हारा बच्चा कभी भी हो सकता है एंड आपको पता होगा या नहीं अगर पता होगा तो प्रेगनेंसी फुल टर्म होती है 41 वीक्स की और जो बच्चे 37 वीक्स के बाद पैदा होते हैं उनको टर्म बेबी बोला जाता है। बट 41 वीक्स तक बच्चा अपना वेट गेन करता है। एट 37 वीक्स उनका ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुका होता है। कि जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि तुम्हारा प्रेगनेंसी अब हाई रिस्क हो गया है, उसके साथ डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि तुम अब एक सी सेक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करानी पड़े। एंड 37 वीक्स से ज़्यादा एक दिन भी हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पेट में नहीं रख सकते, वरना बच्चे की जान भी जा सकती है क्योंकि इस कंडीशन में बच्चा बहुत डिस्ट्रेस में रहता है। आई रिमेंबर मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो अल्ट्रासाउंड वाली एक छोटी सी डिवाइस आती है जिससे आप हार्ट बीट सुन सकते हो बच्चे की। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो हमेशा ये चेक करते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो। हम लोगों ने वो डिवाइस खरीद ली कि हम सब समय हार्ट बीट सुनते रहेंगे। सारी दिन हमारे दिमाग में यही टेंशन होती थी कि बच्चे ने सही से मूव किया, नहीं किया, कितनी बार मूव किया। और अगर थोड़ा-सा भी मूवमेंट कम होता था ना, तो ऐसा लगता था कि बस। उसके बाद अराउंड 34th वीक 2 दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और मुझे मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल इंजेक्शन लेना पड़ा व्हिच इज़ स्टेरॉइड्स एंड वो लगता है आपके हिप पे और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। इंजेक्शंस क्या है क्या पेन हो सकता है, मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया। मुझे ऐसे लेना पड़ता था सुबह-शाम, सुबह-शाम। वो 4 इंजेक्शंस मेरी लाइफ में दोबारा मैं नहीं भूल सकती उस बारे में। और कभी अभी जब मुझे कोई बोलता है ना कि सेकंड बेबी भी कर लो, मैं बोलती हूँ बस मुझे याद आ जाता है वो टाइम, बहुत पेनफुल था। उसके बाद वो मेंटल ट्रॉमा तो चल ही रहा था, देन सडनली अराउंड 35 वीक्स 6 डेज़, 36 वीक्स भी नहीं हुए थे, मैं सडनली एक दिन सुबह नींद से उठी और मुझे कमर में राइट साइड से पेन होना स्टार्ट किया। नाउ इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता था कि लेबर पेन क्या होता है और ये वो टाइम था जब कोविड का सेकंड वेव पीक पे था। उसके बाद मैं बहुत डर गई। मैं फटाफट से उठी, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन आ रहा है राइट साइड से एंड आई डोंट नो ये क्या है। तो मम्मी ने बोला ये लेबर पेन है। मैं बहुत डर गई कि अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि हमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। उसके बाद मेरी बेबी का जन्म हुआ और डॉक्टर्स भागते हुए मेरे हस्बैंड के पास पहुँचे। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उस टाइम पे वो बहुत डर गए थे क्योंकि ना हाथ में बेबी था, ना ऑपरेशन बीच में था एंड डॉक्टर्स ने आके बोला कि एक कॉम्प्लिकेशन आ गया, हमें आपके साइन चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो उस समय कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि एक फ़ोटो दिखाई मेरे हस्बैंड को कि ये देखो हमने प्रियंका का पेट खोला है और इसकी राइट ओवरी में इतना बड़ा सिस्ट है। याद है? वही सिस्ट जो शुरुआत में मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी ओवरी में है जिससे मैंने कंसीव किया है, वो उस टाइम काफ़ी छोटा था। बट इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता ही नहीं चला क्योंकि बेबी जब आ जाता है तो आपकी ओवरीज़ विज़िबल नहीं होती है आपके अल्ट्रासाउंड में, कि मेरा सिस्ट एक लेमन के साइज़ का हो चुका था। आई वुड से मेरी बेटी ने मेरी जान भी बचाई है क्योंकि
अगर वो नॉर्मली पैदा होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ है। क्या पता बाद में वो किसी और रूप में हमारे पास वापस आता और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे के जाता। बट उस टाइम पे मेरी एक सर्जरी के साथ मेरा ओवरी भी कटा एंड देन सिस्ट भी रिमूव हुआ। मेरे को थोड़ी देर बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में होश आया एंड जब होश आया ना तो सबसे पहला सवाल था, मेरा बच्चा ठीक है? इन द मीनवाइल पीछे बच्चे को लेके भागे हैं डॉक्टर्स। मेरे हस्बैंड को जस्ट 1 सेकंड के लिए दिखाया, मेरी मम्मी और मेरी बहन को 1 सेकंड के लिए बेबी को दिखाया और दे रश टू द एनआईसीयू क्योंकि बच्चा बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा था, उसके लंग्स फुली डेवलप नहीं थे। वहाँ एडमिट होने के बाद मेरी बेबी को एक सीपैप मशीन होती है उसमें डाला गया, जो लेवल 1 एनआईसीयू केयर होता है, जो सबसे हाई केयर होता है, उसमें डाला गया एंड डॉक्टर ने बोला कि शायद कुछ घंटे में बाहर आ जाए। मेरी बेटी का जन्म हो गया था बट मैंने उसको देखा नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखा ना तो पूरे उसके नाक में पाइप्स थे, उसके मुंह में पाइप था, उसके हाथों में अलग-अलग मशीनें लगी हुई थी। मुझे हॉस्पिटल ने बोला अब आपको हम रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरी बच्ची को रिलीज़ नहीं कर रहे थे। मुझे तो घर जाना था, व्हीलचेयर में बैठ गई मैं, लेकिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में ही रह गया। एक बहुत विजुअल मतलब हमने सोचा था, प्लान किया था कि जब हमारी बेबी घर आएगी ना, हम गाड़ी को सजाएँगे, हम घर पे पूरे फूल फैलाएँगे और हम उसको वैसे वेलकम करेंगे, मुझे और मेरी बेबी को। बट वो नहीं हो पाया। मेरी बेटी को हम घर तो ले आए बट बहुत शॉर्ट लिव्ड थी हमारी खुशियाँ, बहुत थोड़े देर की खुशियाँ थी। उसकी छठी करनी थी हमें और बाय द टाइम वो घर आई वो 3-4 दिन की हो चुकी थी। बस 1 दिन घर में रही थी। छठी वाले दिन वो काफ़ी पीली हो गई थी, तो हमें पता था कि उसको जॉन्डिस है, पर डॉक्टर ने बोला था एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना। तो वैसे भी एनआईसीयू से जो बच्चे आते हैं उनको टेस्ट कराना पड़ता है वापस ले जाकर। हमने टेस्ट कराया छठी वाले दिन, पूरा घर सजा लिया, छठी होनी है, गेस्ट को बुला लिया, बहुत कुछ कर लिया प्लानिंग, बट वही ना, हमें कोई खुशी ईज़िली थोड़ी मिलती है। शाम को ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया कि हमारी बेबी का जॉन्डिस 17 या 18 पॉइंट पे है एंड इट्स वेरी सीवियर एंड डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली अभी हॉस्पिटल लाके एनआईसीयू में एडमिट करिए। और सी सेक्शन के बाद जनरली रिकमेंडेड होता है कि आपको पूरा रेस्ट लेना है, बट मैं रेस्ट नहीं ले पाई, जिसके वजह से मेरे जो स्टिचेस हैं वो पूरे पक गए और पूरी स्वेलिंग हो गई। मुझे 103.5 बुखार आने लग गया और मेरे स्टिचेस के नीचे पस भर गया। उस टाइम पे डॉक्टर ने ये भी बोला कि अगर तुम्हारा ये पस इससे नहीं सेटल हुआ तो हमें पंचर करना पड़ेगा तुम्हारे स्टिचेस पे एंड पस को बाहर निकालना पड़ेगा। वो सब सुन के मैं बस ये नहीं समझ पा रही थी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है माँ बनना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। दैट वाज माय जर्नी। अभी अगर कोई बोलेगा ना कि दूसरा बेबी करो, मुझे बहुत डर लगता है यार। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं 2 बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, बट दिस ट्रॉमा विल लिव विथ मी फॉरएवर। जो ट्रॉमा मैंने गो थ्रू किया है, आई होप नोबडी एल्स हैज़ टू गो थ्रू दिस। आज के इस वीडियो में मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहती थी कि प्रेगनेंसी बहुत ईजी भी हो सकती है, बहुत डिफ़िकल्ट भी। किसी को नहीं पता होता है कि किसका प्रेगनेंसी जर्नी कैसा रहेगा। मेरा जैसा भी रहा, एट द एंड सब अच्छा हुआ एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स प्रेगनेंसी वॉरियर्स। आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी बेटी और अपनी इस कहानी को लोगों तक पहुंचा पाई। थैंक यू सो मच।